नमस्कार। आप सभी का स्वर कथा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस भारतवर्ष की भूमि को बहुत सी महान विभूतियों ने सींचा है। अनेक ऐसे राजा हुए, महाप्रतापी राजा, जिन्होंने आर्यवर्त पर नहीं बल्कि एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राज्य किया। वो अपनी दानवीरता के लिए, अपनी बहादुरी के लिए, अपनी दया के लिए और अपनी प्रजा का ख्याल रखने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहे। एक ऐसे ही राजा थे भरत। हाँ, वही भरत जिनके नाम से आज हमारे देश का नाम है भारतवर्ष। ये वही भरत थे जो अपने बचपन में शेरों के साथ खेला करते थे। इतने बहादुर थे कि शेरों का मुंह खोलकर उनके दांत गिना करते थे। आज वही भरत बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। अपने कक्ष में इधर उधर घूम रहे हैं। चिंता की लकीरें साफ उनके माथे पर दिखाई दे रही। ऐसा क्या कारण है जिस कारण से इतना बहादुर, विजेता, बहुत से अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा चिंतित? मित्रों, आप जानते ही हैं कि हम इस स्वर कथा चैनल के माध्यम से आपके पास ऐसी कथाएं पहुंचाते हैं जो बहुत प्रेरणादायक है और जो मैं भारतीय होने पर गर्व महसूस करता हूं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने स्वर कथा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसे अवश्य करें। इससे हमारा बहुत प्रोत्साहन होता है। और अपने मित्रों से भी आग्रह करें कि वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हिंदुस्तान की भूमि पर हम सभी गर्व कर सकें, यहाँ की संस्कृति पर हम सभी गर्व कर सकें और उसको जान सकें अच्छी तरह से। हाँ, तो मित्रों, मैं बात कर रहा था कि चिंता का क्या कारण था। महाराजा भरत के पिता दुष्यंत, वो भी अपने आप में एक बहुत ही बहादुर राजा थे, बहुत ही वीर राजा थे। और सभी जानते हैं कि शकुंतला उनकी रानी। शकुंतला के गर्भ से ही भरत का जन्म। जब भरत का राज सिंहासन हुआ था तो उसके माता पिता की छाती गर्व से फूल गई थी, क्योंकि वो जानते थे कि हम एक ऐसे नौजवान के हाथ में राज सिंहासन सौंप रहे हैं जो हमसे भी अच्छा कार्य करके दिखाएगा, जो जहां तक हम राज्य को ले गए वो उससे कहीं आगे ले जाएगा और प्रजा बहुत खुश रहेगी उसके साथ। वो वक्त अब भरत का भी आ चुका है। भरत जब खुद राज सिंहासन पर बैठे थे तब उन्हें कोई शंका नहीं, क्योंकि वो खुद भी महसूस करते थे कि वो इस सिंहासन के काबिल हैं। अब भरत का समय भी आ गया था। उन्होंने देखा मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझे राज सिंहासन किसी को तो सौंपना ही होगा। ऐसा ना था कि भरत के अपने बच्चे नहीं, भरत के 9 बेटे थे, परंतु वो महसूस करते थे कि मेरा कोई भी बेटा इस लायक नहीं है, इस काबिल नहीं है कि वो यहां की राज सत्ता को संभाल सके, अपनी प्रजा को खुश रख सके। उन्होंने अपने सब बच्चों से मंत्रणा की। उसके बाद उनके गुरुओं के पास गए, उनसे उन बच्चों के बारे में पूछा, उनकी माताओं से बात की, मंत्री परिषद से बात की और यहां तक अपनी मां शकुंतला से भी बात की। सभी का एक ही जवाब था, महाराज, अंतिम निर्णय आपका है, परंतु ये एक परंपरा रही है कि राजा का सबसे बड़ा बेटा ही सिंहासन पर बैठता है। उन्होंने सबको जाने के लिए कहा और अकेले अपने मंत्रणा कक्ष में आ बैठे। सोचने लगे, क्या मैं अपने किसी भी बच्चे को, किसी भी बेटे को राज सिंहासन दे सकूंगा? क्या राज सिंहासन उसके हाथ में सुरक्षित होगा? क्या आपस में कलह नहीं होगा? ऐसी स्थिति में क्या करें? तभी उन्होंने एक निर्णय ले लिया। उनकी दृष्टि जा पड़ी एक घटना पर, जिसमें उन्होंने एक बालक की वीरता देखी। वो समझ गए थे तभी कि इस बालक में सम्राट बनने के सभी गुण हैं। उन्होंने निर्णय कर लिया कि इसी बालक को, इसी नौजवान को, जो कभी बालक था, इसी नौजवान को
मैं राज सिंहासन सौंपूंगा, चाहे मुझे कोई भी परिणाम अपने परिवार से भोगने पड़े। वो दिन भी आ पहुंचा जब राज सिंहासन के उत्तराधिकारी की घोषणा हो गई थी। पूरा राज दरबार खचाखच भरा हुआ था। राजा ने आदेश पत्रिका निकाली और अपने प्रधानमंत्री के हाथ में दी और आज्ञा दी कि राजाज्ञा को पढ़ा जाए, सबको सुनाया जाए। प्रधानमंत्री ने पढ़ना आरंभ किया। पढ़ते पढ़ते उसकी आवाज भी कांप रही थी, लोगों के भाव बदल रहे। आज्ञा पत्र में लिखा था कि मैं भरत, दुष्यंत और शकुंतला पुत्र, ये घोषणा करता हूं कि मेरे इस राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा भूमन्यु। सभा में सन्नाटा छा गया। उनके सब बेटे उठ खड़े हुए, उनकी माताएं उठ खड़ी हुई। राजमाता आगे बढ़ी, कहा कि हे भरत, तुम क्या कर रहे हो? तुम कैसे परंपरा को तोड़ रहे हो? तुम्हारा पुत्र ही इस राजगद्दी का असली हकदार है। भरत बोले, मां, तुम ये मोहवश कह रही हो। क्या तुम जानती नहीं कि मेरा कोई भी पुत्र, मेरी रानियों से पैदा हुआ कोई भी पुत्र इस काबिल नहीं है कि वो राज सिंहासन पर बैठ सके और उसकी रक्षा कर सके। और फिर मां, आप एक बात तो सोचिए, यहां के जितने नागरिक हैं, मेरी जितनी भी प्रजा है, वो सब मेरे पुत्र के समान ही तो है। फिर ये भेदभाव कैसा? राज्य उसी को सौंपा जा सकता है जो उस राज्य की रक्षा कर सके, अपनी प्रजा की रक्षा करे, अपने प्रजा के हितों का ख्याल करे। परंपरा टूटती है तो टूटने दो, मुझे कोई अपराध बोध नहीं है उसमें। सभा का विसर्जन हो गया और वक्त ने बताया कि सम्राट भरत की जो आज्ञा दी थी वो उचित थी उस राज्य के लिए, क्योंकि भूमन्यु ने उस राज्य का विस्तार किया और बाद में जब उसे वैराग्य प्राप्त हो गया तो आगे आने वाली संतति को वो राज्य देकर चला गया। उस जमाने में, उस समय जब राजतंत्र था, महाराजा भरत ने प्रजातंत्र की नींव डाली। उन्होंने कहा कि मोह से कोई राज्य नहीं चल सकता, परंतु अफसोस, देखिए उसी कुरुवंश में धृतराष्ट्र ने मोहग्रस्त होकर दुर्योधन को राजा बना दिया, हस्तिनापुर, और वही अंत हुआ कुरुवंश। एक ऐसी घटना हुई, एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोग मरे। यदि भरत की बात को माना जाता, अगर वो भरत की सोच पर कायम रहते तो शायद आर्यव्रत में ऐसा दिन कभी नहीं आता। जो भरत की सोच थी, जो भरत का मानना था, जो सम्राट भरत ने सोचा था, वो अनुकरणीय है हमारे आज के राजनेताओं के लिए भी, आज के उन नेताओं के लिए भी जो गद्दियों पर बैठे हैं या राजनीति करते हैं, कि अपने परिवार का, अपने पुत्रों का मोह त्याग करें और ऐसे व्यक्तियों को आगे लेके आए जो राज्य की रक्षा कर सके और राज्य की उन्नति में सहायक हो, प्रजा के हितों का ख्याल रख सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।